हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू में। और आज के सेशन में अपन लोग डिस्कस करेंगे ये जो पीवाईक्यूज हैं आपके पूछे गए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी के, यानी कि जो आपका पेपर सेकंड होता है उसमें पूछे गए हैं। इन सभी को अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन लोगों के कई सारे सेशन हो चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखे तो आप उनको जा करके यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं और आंसर आप लोग दीजिए। ये आपको लेक्चर जो मिल रहा है रिकॉर्डेड मिल रहा है। देखिए, रिकॉर्डेड में आपको फायदा ये होता है कि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस कर जाते हैं बजाय किसके, जो आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर सभी क्वेश्चंस के दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इतनी देर में आप लोग आंसर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, नंबर पर मत जाइएगा, इससे पहले ये क्रम वाइज चल रहे हैं क्वेश्चन, तो उनका नंबर इसी तरीके से आएंगे। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यानी कि जो मध्य वाला महाराष्ट्र पार्ट है, इनमें विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूरब में स्थित क्षेत्रों को कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट हैं आप लोगों के इस साइड की ये बात कर रहा है। यहाँ के जो पश्चिमी घाट हैं इनके पूर्वी क्षेत्रों की बात कर रहा है। इनके जो ये वाले पूर्वी क्षेत्र हैं इनकी ये बात कर रहा है कि यहाँ पे जो स्थित क्षेत्र हैं इनको कहते हैं, क्या कहते हैं। इंग्लिश भी देख लीजिए, आप लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में भी लेकर के आइएगा, तो दोनों है यहाँ पे, हिंदी एंड इंग्लिश है, तो किसी की दिक्कत नहीं है लैंग्वेज वाली। द एरिया लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवरिंग कर्नाटका, इंटीरियर तमिलनाडु, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड सेंट्रल महाराष्ट्र आर नोन एज उप उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश, उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके सब ट्रॉपिकल स्टेपी रीजन है, ट्रॉपिकल स्टेपी रीजन, ट्रॉपिकल सवाना रीजन हो जाएंगे या फिर ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट हो जाएगा। आंसर आप लोग इतनी देर में कर पाएंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। ये वाले क्षेत्र इनको कहा जाता है क्या, उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश या फिर ट्रॉपिकल स्टेपी रीजन इनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी खास बात क्या होती है, ये पूरब में पाए जाते हैं, किनके, जो पश्चिमी घाट होते हैं इनमें वर्षा बहुत कम पाई जाती है। जो वर्षा मात्रा होती है बहुत कम होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों इन्हीं को, ये वाले जो क्षेत्र होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये जब आप पूरी थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरी आपको मिलेगी कहाँ पे, जो आपका दूसरा वाला चैनल है जीएस बाई दिवाकर। ये आपका दूसरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा प्ले स्टोर से, जीएस बाई दिवाकर सर, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, कंप्लीट जो थ्योरीज वगैरह हैं और जो आपके कंप्लीट सेशन है ज्योग्राफी से संबंधित सभी, जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आपको कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। आंसर कीजिए फटाफट से। विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो लार्जेस्ट है काफी टाइम से बना हुआ है, वो हो जाएगा आप लोगों का मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्य पूछे जाएं तो इसमें आप लोग लिख लेंगे, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में आप लोगों का राजस्थान है। यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, सोयाबीन पाई जाती है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। सोयाबीन के लिए देखिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, तापमान कितना चाहिए होता है, तो वो जो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान चाहिए होता है, किसके लिए, सोयाबीन के उत्पादन के लिए। और वार्षिक वर्षा की अगर आप लोग बात करें तो जो वार्षिक वर्षा इसको चाहिए होती है वो 40 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा यहाँ पे चाहिए होती है, जो कि इन राज्यों में उनको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? फटाफट से बताइए आप लोग। देखिए, राज्य पूछा है यहाँ पे, इस तरीके से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें दोनों क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये राज्य है जिसमें गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जब सबसे बड़ा और राज्य पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब गेहूं के लिए भी टेम्परेचर देख लीजिए, क्या टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। तो गेहूं को जो तापमान चाहिए वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको तापमान चाहिए होता है। वार्षिक वर्षा की अगर आप बात करें तो जो वार्षिक वर्षा इसको चाहिए होती है 80 सेंटीमीटर के करीब में इसको वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात, ये सभी कैसे हो जाएंगे? आपके अन्य गेहूं के उत्पादक राज्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं के प्रति हेक्टेयर, देखिए जो गेहूं की प्रति हेक्टेयर में पूछी गई है, ठीक है, ये क्या हुआ? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? एक मिनट। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारत के किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर, ये नोट करके चलना है आप लोगों को, उच्चतम उत्पादकता होती है प्रति हेक्टेयर, यानी कि देखिए, ये आप एक राज्य का ले लीजिए यूपी, ठीक है, ये आप दूसरे राज्य का ले लीजिए पंजाब, ठीक है, पंजाब ले लिया। अब यहाँ पे ये खेत का एरिया है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर यहाँ का ले लिया अपन लोगों ने पंजाब में। तो यहाँ पे जो गेहूं निकल रहे हैं 1 हेक्टेयर में, वो कितने निकल रहे हैं? यहाँ पे वो गेहूं निकल रहे हैं करीब 40 क्विंटल के करीब में निकल रहे हैं, या फिर 20 क्विंटल के करीब में, आप लोग जितना अनुमान लगाए उतना मान सकते हैं। और यहाँ पे जो गेहूं निकल रहा है वो 80 क्विंटल के करीब में निकल रहा है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किसकी ज्यादा हुई? इसकी ज्यादा हुई ना, इसकी ज्यादा हुई, इसकी कम हुई। तो यही यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादकता कहाँ पे है? तो वो आप लोगों की पंजाब में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? देखिए, पंजाब में भी अगर पूछे जाए तो 6 जिले हैं जिनमें, 6 जिले हैं जो पंजाब के, जिनमें 66% से भी ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। 6 जिले वो कौन कौन से हो जाएंगे? उनमें से आपका जैसे लुधियाना है, लुधियाना, ठीक है, लुधियाना है। ये लुधियाना जो है वो अकेले ही पूरे, ये जो पंजाब है, पंजाब का 12% गेहूं अकेला लुधियाना उगाता है 100 में से, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे, जैसे संगरूर है, फिरोजपुर है, ये आपके जो एस्टेट वगैरह होते हैं, जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फरीदकोट हो जाएगा, फरीदकोट के बाद में आप लोगों का पटियाला है। यहाँ पे क्या होता है? गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। अमृतसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर पंजाब की बात करें पूरे देश में इसका उत्पादन कितना है, तो पूरे देश में पंजाब का 2.6% उत्पादन अकेले किसका हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत का कौन सा स्थान बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था? नागापट्टिनम, कन्याकुमारी, कमन्या नहीं, कन्या लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, या फिर चेन्नई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाई सुनामी इन 2004? बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो नागापट्टिनम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सुनामी आई थी इसका केंद्र कहाँ से था, उद्गम कहाँ से था? इसका क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया जाए तो इसका उद्गम था इंडोनेशिया से, ठीक है, इंडोनेशिया से इसका उद्गम रहा था। पता होगा आप लोगों को इतना तो, ठीक है। और ये जो इंडोनेशिया है, इसने पूरा जो दक्षिण एशिया के देश हैं अपने, दक्षिण एशिया,
इसके सभी देशों को प्रभावित किया था, इतनी भयंकर सुनामी आई थी। और जो अपना इंडिया है वो पार्ट किसका है? ये अपना जो इंडिया है दक्षिण एशिया महाद्वीप का ही पार्ट है, भारत। ठीक है, ये आप लोग जब 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे जिसका पहला चैप्टर है उसमें ये आपको देखने को मिलेगी, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, दूसरा वाला जो चैनल है जिसमें एनसीईआरटी ही चलती हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासेस है। ये आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पर ही। ठीक है, इसको आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग जबरदस्ती नहीं है किसी से कि इसको सब्सक्राइब करना ही करना है, आपकी इच्छा है, आप लोग कमेंट में गालियां मत देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे मापक का मानचित्र है? छोटे मापक का पूछा गया है यहाँ पे। भूसंपदा संबंधी मानचित्र, ये तो देखिए बड़े मापक का होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थलाकृति मानचित्र, विश्व एटलस मानचित्र, या फिर तमिलनाडु राज्य का मानचित्र, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटे मापक का यानी कि एरिया, इसमें मापक कम एरिया ज्यादा, तो वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? विश्व एटलस मानचित्र हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल स्केल मैप, कैडस्ट्रल मैप, या फिर आपका सर्वेक्षण ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल मैप, वर्ल्ड एटलस मैप, या फिर तमिलनाडु स्टेट मैप, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? वर्ल्ड एटलस मैप, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका छोटे मापक का होता है। छोटे मापक का यानी कि जिसके जो भिन्न जो अंश प्रदर्शन होता है वो कितना होता है? हर प्रदर्शन इसका 1/50,000 से इसका ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूरस्थ संवेदन में चार भिन्न प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं, उन्हें उपयोग करने के सही अनुक्रम की पहचान करनी है आप लोगों को। सही अनुक्रम यानी कि आप लोग को दूर के पास से दूर तक जाना है इनका। रेडियो सक्रिय, स्थानिक स्पेक्ट्रमी, या फिर कालिक। स्थानिक स्पेक्ट्रमी, रेडियो सक्रिय, या फिर कालिक। कालिक स्पेक्ट्रमी, रेडियो सक्रिय, स्थानिक। बताइए फटाफट से कौन सा आंसर होगा। अभी आप लोग इंग्लिश का भी देख लीजिए। इन रिमोट सेंसिंग देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिजोल्यूशन करेक्टर्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड। रेडियोमेट्रिक, स्पाशियल, स्पेक्ट्रल, या फिर टेम्पोरल। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होने वाला है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सबसे पहले स्थानिक आता है, उसके बाद में आप लोग का स्पेक्ट्रमी आता है, स्पेक्ट्रमी के बाद में आपका रेडियो सक्रिय आता है, उसके बाद में आपका कालिक या फिर टेम्पोरल आता है। बी ऑप्शन आप लोगों ने करेक्ट कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, विकिरण या फिर जो डिस्पर्सन है, ये किस माप का कौन सा है? माध्य का, ज्यामिति माध्य, मानक विचलन, या फिर गणितीय माध्य, किसका है ये? माप कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो सही है, फटाफट से करिए। सी ऑप्शन के साथ में आप लोग चाहेंगे मानक विचलन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन? मीडियन, जियोमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर अर्थमेटिक मीन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था कार्ल पियर्सन ने, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, समासरण या फिर रिग्रेशन विश्लेषण का प्रतिपादक कौन था? क्लार्क एवं इवांस थे, कार्ल पियर्सन थे, स्पीयरमैन, या फिर फ्रांसिस गॉल्टन थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन? मीडियन, जियोमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर अर्थमेटिक मीन। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जो यहाँ पे समासरण रिग्रेशन का पूछा गया है, इसके विश्लेषण का प्रतिपादक कौन था? वो हो जाएंगे फ्रांसिस गाल्टन। डी ऑप्शन के साथ में आप लोग जाएंगे, उम्मीद है आप लोग डी के साथ में ही गए होंगे। बाद बाकी के जो क्लार्क और इवांस हैं, इन्होंने क्या दिया था? निकटतम पड़ोसी सूचकांक दिया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने? निकटतम पड़ोसी सूचकांक दिया था। और इसके बाद में आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि आपका इंडिया है, ठीक है, और आपका ये उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ में नदियां बहती हैं, इनका क्रम आपसे पूछा गया है। नदियां दी गई हैं, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। फिर से आपका यही क्रम दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए कौन कौन से क्रम दिए गए हैं और फटाफट से आंसर कीजिए। इसमें आपको सिर्फ 10 सेकंड देती हूँ, जब तक कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। अरेंज द फॉलोइंग रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बताइए कौन सा क्रम इनका हो जाएगा। ये तो हिंदी पढ़िए नदियों के नाम, चाहे अंग्रेजी पढ़िए, नाम तो सेम ही रहने वाले हैं। तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे, उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिया होगा। बी आंसर महानदी। महानदी के बाद में आप लोगों की गोदावरी नदी आती है, उसके बाद में आपकी कृष्णा नदी आती है, कृष्णा के बाद में कावेरी नदी आती है। अब जब नदियों की बात हुई है तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है। महानदी की बात करेंगे आप लोग, यहाँ पे लिख लीजिए महानदी, ठीक है। महानदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे एक पहाड़ी है अमरकंटक, ठीक है, पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, अमरकंटक। इसके दक्षिण में एक जिला है, जिला कौन सा हो जाएगा, रायपुर, ठीक है। जिला कौन सा है, रायपुर जिले से ये बहती है, और वहीं से ये निकलती है, 900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। और बाकी का ये कहाँ से जाती, कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। और आपको बहुत जल्दी इसको समझना है, इसकी सभी डिटेल समझनी है, तो मेरे जो शॉर्ट सेशन है कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल पर ही मिल जाएगा आप लोगों को। उसमें शॉर्ट सेशन में आप लोगों को मैंने सभी नदियां कंप्लीट कराई हुई है, वो भी एक एक मिनट में, जिसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैंने आपको शॉर्ट बना करके दिए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। आगे आती है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसका उद्गम होता है प्रायद्वीप पहले तो इसका याद रखिए कि ये जो प्रायद्वीप पठार है ना, प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गोदावरी हो जाएगी। और इसकी टोटल लंबाई 1965 किलोमीटर है। निकलती कहाँ से है, महाराष्ट्र का नासिक जिला है, और पश्चिमी घाट से ये उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र में आप लोग लिखाएंगे यहाँ पे नासिक जिला, ठीक है। नासिक जिला में पश्चिमी घाट है, वहां से इसका उद्गम होता है, और ये आंध्र प्रदेश से होती हुई कहाँ पर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना ये मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में पूरा पानी अपना जा करके गिरा देती है। इसके बाद में आती है आप लोगों की कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे तो ये जो कृष्णा नदी है, इसकी उत्पत्ति होती है महाबलेश्वर के निकट में, एक झरने से इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसका आप लोग सीधा नाम याद रखेंगे महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर से इसकी उत्पत्ति होती है। टोटल इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। लंबाई नदियों की पूछी जाती है, इसलिए याद करिएगा। और ये भी कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे एक और नदी रहेगी इसमें आपकी कावेरी, कावेरी को यहाँ पे लिख लीजिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कावेरी नदी, कावेरी नदी, इसके ये जो निकलती है पश्चिमी घाट में ही ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां से निकलती है ये ब्रह्मगिरी, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत से ये निकलती है, और ये भी कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में ही जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सड़क अभिगम्यता को किसके द्वारा बेहतर प्रतिरूपित किया जा सकता है। रोड असेसिबिलिटी कैन बेस्ट द रिप्रेजेंटेड बाई रेखीय बार आरेख, पाई आरेख, श्रेणीगत चिन्ह मानचित्र, या फिर प्रभा रेखा। बार डायग्राम, पाई डायग्राम, या फिर ग्रेडेड सिंबल मैप, या फिर फ्लो लाइन डायग्राम। तो आंसर कीजिए आपका। देखिए रोड की अगर बात आएगी तो जो रोड वाला प्रतिरूप किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा, फ्लो लाइन उसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा,
डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा सेशन आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो या फिर अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।